हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करने वाले हैं और जो क्वेश्चन है केस स्टडी के वो भी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे हम। और इस बुक को प्रॉपर वे में यूज़ करिएगा आप। जितना अच्छा आप यूज़ करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। और जो लैंग्वेज है इस पर पूरी कमांड बनाइएगा। एक रिक्वेस्ट और है, अब चैप्टर नंबर 1, 3 और ये 2 होने के बाद आप कोई सा भी आरटीपी, कोई सा भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जाके देख लीजिए। आई एम 100% श्योर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो। आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन के टॉपिक को। दोस्त, पहला टॉपिक हमारा है वैल्यू क्रिएशन। जैसे हमने पढ़ा था इस चैप्टर को वैसे ही मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ, इसलिए उसी वे में हम इसको पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, माइंड में सिंक कर पाएगा कि हमने पढ़ा क्या था और उसको रिवाइज कैसे करना है। ओके, नाउ स्टार्ट। वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन में मैंने आपको एप्पल कंपनी का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि भैया एक 50,000 का फोन 1 लाख 1.5 लाख में क्यों बिकता है। सो हमने बात की इसमें वैल्यू क्रिएशन की। क्वेश्चन आया वाई वैल्यू क्रिएशन। तो हमने वैल्यू क्रिएशन को समझा कि भैया वैल्यू क्रिएशन में आपको सबसे बड़ा काम जो है वो ये करना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसा स्पेशल फीचर देना होता है, कुछ ऐसी स्पेशल सर्विस देनी होती है जिसकी वजह से बंदे का, उस पर्सन का एकदम नॉलेज जो है वो इन्हेंस्ड हो जाए। एकदम इस तरीके से उसे फील आए, प्रीमियम सर्विस का फील आए कि हाँ इन्होंने मेरे लिए कुछ स्पेशल जो है वो किया है। दैट इज वैल्यू क्रिएशन। तो एक बार इसका फटाफट जो समरी है वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन वाज इंट्रोड्यूस प्राइमरी फॉर द प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर विथ मोर वर्थ। हम उसे कुछ ऐसा करके देने वाले हैं जो कि उसकी थोड़ी सी वर्थ को, थोड़ी सी नहीं सर, मोर वर्थ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्थ हो, तो उसको ऐसा फील आए कि हाँ समथिंग प्रीमियम मुझे कुछ मिला। और एक वर्ड मैंने और हाईलाइट किया था, विलिंग टू पे। उसको पे करने का मन करे, वो कहे कि हाँ यार मतलब इन्होंने मुझे इतना दिया है तो प्राइस तो बनता है। ओके, तो इसलिए हमने एग्जाम्पल देखा था और ये चार्ट जो था हमने यहाँ पे आपको निश्चित करके दिया था। नाउ मैंने कहा आपसे कि भैया कम्पिटिटिव एडवांटेज को अगर मेंटेन करना है तो हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो भैया कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दोज प्रोडक्ट्स, दूसरा प्लेस ऑन कंपनीज प्रोडक्ट एंड चार्ज फॉर इट्स प्रोडक्ट। ओके, ठीक। इसके बाद हम आए थे पोर्टफोलियो एनालिसिस पे। पोर्टफोलियो एनालिसिस पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो है रामदेव बाबा का। रामदेव बाबा का एग्जांपल मैंने ये दिया था पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपको कि मेरे दोस्त, पोर्टफोलियो एनालिसिस में मैंने आपसे कहा था कि देखो रामदेव बाबा जो है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो कुछ ब्रांचेस जो होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रॉफिट कमा के देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं कमा के देते हैं। मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, जैसे आपका है आईपोड। आईपोड वो होता था जो बहुत शुरू में आया था, गाने सुनने के लिए यूज़ किया जाता था। और अब जो है वो आईफोन है और आपका मैकबुक है या फिर आप कह लो आईपैड है। ठीक है सर। तो जो आपके अलग अलग एसबीओ है सबके, क्योंकि अपना अलग अलग मार्केट सेगमेंट है, सबका अपने अपने सेट ऑफ कंपटीटर्स अलग अलग हैं, सबका अलग अलग वे ऑफ स्ट्रेटजी है अप्लाई करने का, सबकी अलग अलग फंक्शनल स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अपनी मैनेजरियल स्ट्रेटजी है। सब अपने अपने सेट ऑफ कंपटीटर से अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो अपने मार्केट को सर्वाइव कर सकें। नाउ एसबीओ क्या है? एसबीओ जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं हर प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट और सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट में डेयरी मिल्क ले लो या किटकैट ले लो, तो दोनों सिमिलर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएंगे तो उनकी स्ट्रेटजी सेम ही रहने वाली है, वो अलग अलग नहीं होने वाली है। दिस इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक। ओके, फिर हमने इसमें आगे क्या देखा था, हमने इसमें 3 बच्चे पढ़े थे। एक तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली आपको याद रखने होते हैं। एक, इनका सेट ऑफ कंपटीटर्स सेपरेट होता है, इनकी अपनी ऑन स्ट्रेटजी होती है और ये अपने ही वे में अपने पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है उसको वो फोकस करते हैं, ठीक। उसके बाद एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व में हमने बात की थी कि जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती चली जाती है और आपका आउटपुट और इम्प्रूव होता जाता है, आपकी कॉस्ट और कम होती जाती है। और एक बात और इसी में समझ के रखना कि आप जैसे जैसे कम ज़्यादा सीखोगे, आपकी कॉस्ट कम होने के साथ साथ आउटपुट इम्प्रूव होगा। और जो एक नेग्लिजेंस था, जो कस्टमर ये सोचता था कि यार इन्हें तो पता ही नहीं है क्या बना के दे रहे हैं, उस चीज़ पे आप ओवरकम कमांड करते जाओगे ताकि आपका मार्केट में जो शेयर है वो बढ़ता जाए। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसमें हमने ये सीखा था कि भैया हम अपने प्रोडक्ट को 4 लाइफ साइकिल में बांटते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आता है तो इंट्रोडक्शन के फेज़ में होता है, उसके बाद वो ग्रोथ पे जाता है, फिर मैच्योरिटी पे जाता है, फिर डिक्लाइन पे जाता है। अलग अलग फेज़ में होते हैं और सबके अलग अलग ही मेरिट और डिमेरिट है। जो इंट्रोडक्शन में है उसकी खास बात क्या है कि भैया आपको कोई जानता नहीं है, आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। ग्रोथ में लोग आपको जानने लगते हैं, आपसे कंपटीशन के बारे में समझते हैं कि अच्छा ये मार्केट में आ रहा है। मैच्योरिटी में सभी आपके कंपटीटर्स हो जाते हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि आपका शेयर हिला दें और वो खुद आपकी जगह हो जाए। और डिक्लाइन में हमने आईपोड को रखा था कि भैया आप मार्केट से अब गिर रहे हैं, लोग आपको पसंद नहीं करते क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ चुके हैं। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, इसके बाद हमारे पास है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास है BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स क्या कहते हैं सर?
और इसका एक और नाम है, आओ देख लो, दिस इज आइगर एंसॉफ, ठीक है, नहीं आइगर एंसॉफ नहीं है, वो तो पेंट्रेशन वाला टॉपिक है, आइगर एंसॉफ नीचे है, ठीक। तो ये हमारा बीसीजी। बीसीजी टॉपिक क्या कहता है, ये कहता है कि देखो हम दो तरीके से बात करेंगे, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है और आपका मार्केट में शेयर होल्डिंग क्या है। अगर आपका मार्केट शेयर होल्डिंग भी ग्रेट है, ग्रेट मतलब हाई है, और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, अगर दोनों हाई हाई है तो अब तो आप स्टार कहलाओगे, क्योंकि आपकी किस्मत चमक पड़ी है, मार्केट का ग्रोथ शेयर भी आपका है और मार्केट का आपकी पोजिशनिंग भी हाई है। दूसरा इसने ये कहा कि मार्केट तो ग्रो कर रहा है लेकिन आपकी पोजीशनिंग गलत है, आपके पास मार्केट शेयर नहीं है, मार्केट ग्रोथ कर रहा है शेयर कम है। तो भैया इसको क्वेश्चन मार्क रखा गया कि अगर आपने मेहनत की, अगर आपने अपने आप को अच्छा बनाया तो डेफिनेटली यू विल बिकम द स्टार, बट आपको कुछ मार्केटिंग करके कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी ताकि आप अपना शेयर जो है मार्केट में इंप्रूव कर सके। नाउ वी हैव अ काउ। काउ क्या कहता है, काउ कहता है कि भैया मार्केट का ग्रोथ रेट कम है लेकिन मेरी पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत सारा मार्केट सेगमेंट आता है। सो दिस इज कैश काउ। उसके बाद है डॉग। डॉग क्या कहता है, डॉग कहता है ना तो मार्केट शेयर है ना तो मार्केट में ग्रोथ है, दैट इज आईपोड, ठीक है। उसके बाद इसको समझने के बाद हमने एक स्ट्रेटजी को है यहाँ पे डिस्कस करना था। हमारे पास 4 स्ट्रेटजी, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, और ये सिंपली इसी के ऊपर पूरा अप्लाई करती है, ठीक। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, एंसॉफ प्रोडक्ट। एंसॉफ प्रोडक्ट बहुत ही इजी प्रोडक्ट है आपका मैट्रिक्स। ये आपसे बस इतना कहता है कि देखो आपको मार्केटिंग करनी है या फिर अपने एसबीओ को समझना है, आपको 4 काम करने होते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नए तरीके से अवेलेबल करवा रहे हो, जैसे हमने ब्रश का एग्जांपल लिया था पेप्सोडेंट का, कि आप अगर जो ओपनर है अगर उसको खोल देते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं तो क्या होगा कि बंदा 2 बार कंज्यूम करेगा। या फिर एक एडवर्टीजमेंट भी उन्होंने चलाया था कि आप ना अपने दांत की सफाई के लिए उसको 2 बार करो। 2 बार करने का फायदा क्या होगा कि आपके दांत जो है वो पहले से ज़्यादा साफ हो दिखेंगे और आपको फ्रेशनेस ज़्यादा फील आएगी। ये किया क्या उन्होंने, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि उसी प्रोडक्ट को वो और ज़्यादा यूज़ करवाना चाहते हैं, उसकी सेल बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने प्राइसिंग अलग कर दी। उन्होंने अब मान लो कि दो आपका मान के चलो 1 किलो का पैकेट आता था, उसको उन्होंने आधे किलो में लिया है, उसको वो 250 ग्राम में लिया है, उसको वो 50 ग्राम में लिया है। इसका क्या हुआ, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। उन्होंने प्रोडक्शन में उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया। अब टूथपेस्ट में, पेप्सोडेंट में क्या होता था, पहले छोटा उसका माउथ होता था छोटे पैकेट में, लेकिन उसका जो ओपनर है उसको बड़ा कर दिया गया। इससे क्या होगा, ज़्यादा पेस्ट निकलेगा। ज़्यादा पेस्ट निकलेगा तो वो ज़्यादा ब्रश करेंगे, क्योंकि अब वो फेंक तो सकते हैं नहीं उसको। मार्केट पेनिट्रेशन, जब एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और बेहतरीन तरीके से और अच्छी प्राइसिंग पे और अच्छे फीचर्स के साथ अवेलेबल करवाया जाता है। नाउ वी हैव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या कहता है, एग्जिस्टिंग मार्केट है लेकिन हम उसमें नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। सर जैसे एग्जाम्पल जैसे एप्पल कार क्या है, मार्केट तो उनका वही है लेकिन वो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। दूसरा उसके बाद है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या कहता है, हमारा प्रोडक्ट अभी तो चल गया, लेट्स सपोज आई एम एन इंडियन, मैं इंडिया में ही अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ, इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ उसको बाहर लेके जाऊँ, इंग्लैंड में, यूएसए में, ठीक है, अमेरिका में, कहीं भी बाहर मैं लेके जाऊँ। तो वो क्या कहता है कि जब आप अपना मार्केट चेंज करते हो, जरूरी नहीं इंडिया, लेट सपोज मैं हरियाणा में रहता हूँ, मैं पंजाब में ले जाना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो मार्केट पेनिट्रेशन, क्योंकि मैं अपना मार्केट चेंज कर रहा हूँ पूरा, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी वही है। इन तीनों में खास बात क्या होती है, इन तीनों में मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट में, ये आप पढ़ोगे इंटेंसिफिकेशन के अंदर जब हम आगे जाएंगे, ठीक है, ग्रोथ में जाएंगे, जब चैप्टर 4 में जाएंगे। इंटेंसिफिकेशन, इन तीनों में खास बात क्या है, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग को लिंक कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ डाइवर्सिफिकेशन, ना मेरा मुल्क, ना मेरा देश, ना मेरा प्रोडक्ट। मतलब डाइवर्सिफिकेशन कहने का छोटा सा एक यही मतलब आता है, आपका मार्केट भी नया है और आपका प्रोडक्ट भी नया है। आप नए मार्केट में इंटर कर रहे हो, ठीक है, और आप प्रोडक्ट भी नया बना रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। एडीएल मैट्रिक्स। एडीएल मैट्रिक्स में देखो, पहली चीज तो इसने पीएलसी को रखा है और उसके बाद इसने रखा है पोजिशनिंग को, ठीक। अब जैसे इसमें टेनेबल है, वीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने रखे थे। डोमिनेट, डोमिनेट मतलब आपकी पोजीशन कोई हटा ही नहीं सकता। जैसे रेलवे में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही है और उसी का सारा मार्केट शेयर है, जिसे मोनोपोली भी कहते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग में आप एप्पल को रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग ये कहता है कि भैया मैक्सिमम मार्केट मेरा है, मैक्सिमम मार्केट को मैं लीड करता हूँ। उसके बाद फेवरेबल, इसमें आप सैमसंग को रख सकते हो, OnePlus को रख सकते हो कि भैया ये अपने आप को ग्रोथ लेवल पे ला पा रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये बेहतरीन नहीं है, बेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ नंबर 2, 3 में यही लोग आते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, टेनेबल। जैसे टेनेबल में आप रख सकते हो MI को, MI के फ़ोन टेनेबल है कि हाँ भैया अब वो जो है वो ग्रोथ में आ रहे हैं
और अब उनकी जो है वो मैच्योरिटी लेवल पे आएंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा अभी काम और करना पड़ेगा। एंड वीक, आप आए और चले गए, लोगों को आपका फ़र्क भी नहीं पड़ा। बहुत सालों पहले MTS के फ़ोन आए थे, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन थे, 4G फ़ोन थे, 3G फ़ोन थे, 3G फ़ोन थे, 4G नहीं, 3G फ़ोन थे, आउटडेट हो गए। क्यों? फ़र्क भी नहीं पड़ा, आप चले गए। तो बहुत सारी चीज़ होती है, आती है और जाती है, फ़र्क भी नहीं पड़ता। डिपेंड ये करता है आपको अपनी पोजीशनिंग करनी है SBO की, मेरा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आपने देख लिया, ये रहा मैच्योरिटी, ये है ग्रोथ, ये है स्टार्टिंग आपकी, और ये है एम्ब्रॉनिक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस सिचुएशन में क्या करना है। तो इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जाके दोबारा देखो। ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको 4 से 5 बार देखना चाहिए। इस पर आप सोचोगे कि मैं फटाफट बता दूं, इट्स रियली बैड कि आप इसे कम समय में करके जाओ। इस पर थोड़ा टाइम दो। और क्या ये मैट्रिक्स याद करना है? नहीं सर, इसके लिए मैट्रिक्स नहीं कहूँगा, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि इनके पॉइंट्स याद करो, ठीक है। जैसा वो पूछेगा, जैसे डोमिनेंट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, फेवरेबल का क्या है, टेनेबल का क्या है, वीक का क्या है, इस तरीके से इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक। और उसके बाद लाइफ साइकिल का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, लाइफ साइकिल कौन कौन सी है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे इसको याद करने की कोशिश करो। और एग्जाम के पर्पज़ से मैं इसी को 5 स्टार करूँगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि डोमिनेंट कौन है, जैसे गवर्नमेंट है जिसने पूरा मोनोपोली क्रिएट कर रखा है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्या है, जिसकी कैन फॉलो स्ट्रेटजी विदाउट टू मच कंसिडरेशन ऑफ द मूव ऑफ द राइवल कंपनीज। मतलब हमें फर्क ही नहीं पड़ता एप्पल क्या करेगा, सैमसंग क्या करेगा, वन प्लस क्या करेगा, वी आर द एप्पल, और एप्पल जो करेगा दुनिया देखेगी। उसके बाद फेवरेबल सैमसंग, इनको फर्क पड़ता है कि राइवल्स क्या कर रहे हैं। टेनेबल, इसको तो हर बात से फर्क पड़ता है, इसको तो छींक भी आ गई ना मोदी को तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वीक, आप तो खत्म ही हो सर, आपको अपने आप पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। नाउ GE मैकेंजी मैट्रिक्स, इसमें खास बात क्या थी सर? इसमें इसने कहा कि सर जब आप BCG मैट्रिक्स पढ़ के आते हो तो आप क्या करते हो, या तो एकदम स्ट्रॉन्ग की बात करते हो या एकदम वीक की बात करते हो, या तो आप कहते हो बहुत अच्छा है या तो आप कहते हो बहुत बुरा है। हमें दिक्कत इस बात से है कि आप किसी भी चीज़ को बुरा बोल देते हो, अच्छा बोल देते हो। यार बीच में भी एक चीज़ होती है, दैट इज मॉडरेट। मॉडरेट को यहाँ पे लाया गया। पहली चीज़, हाई मीडियम लो, दैट इज मॉडरेट, मीडियम इज मॉडरेट, हाई मीडियम लो। पहली चीज़ तो ये इसमें चेंज किया गया। दूसरा चेंज क्या किया गया कि आप सिर्फ BCG में सिर्फ 2 बातें करते हो, एक तो मार्केट शेयर कितना है और मार्केट की ग्रोथ क्या है। वो कहता है और भी ऐसे फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ठीक। इन 2 बातों को ध्यान रखना होता है। अब अट्रैक्टिवनेस में साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन क्या है, कंपटीशन की क्वालिटी, कंपटीशन कैसा है, क्वालिटी क्या है कंपटीशन के प्रोडक्ट की, उसके टाइप्स क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, उसकी कमिटमेंट क्या है, प्राइस लेवल कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे है, सेंसिटिविटी टू इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसा है। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस पोजीशन को, तो उसका साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, शेयर वाइज सेगमेंट्स क्या है, कस्टमर लॉयल्टी क्या है, मार्जिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी स्किल क्या है, पैटर्न क्या है, मार्केटिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन सारी बातों को ध्यान रख के हम इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक तो डायग्राम बनाना होगा, उसके बाद इसके जो एट्रीब्यूट्स है उसमें जो चीज़ें यूज हो रही हैं कम से कम 5 तो दोनों में कोशिश करना कि आप लिख पाओ। नाउ वी हैव अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस इज टू इजी फॉर अस। और इसमें सबसे पहली बात हमने एप्पल का एग्जाम्पल देखा था। इसमें हमने कहा था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बहुत ईजी है, बट इसमें और टॉस में एक डिफरेंस आता है। टॉस ये कहता है कि हम आपस में एक दूसरे को लिंक करके देखेंगे, बट स्वॉट कहता है कि आप अपने आप को पहले जानो। जब तक आप अपने आप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं समझोगे, चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। नाउ वी हैव अ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं, दैट इज इनहेरेंट कैपेबिलिटी की आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको यूज करके आप मार्केट में कंपटीशन को ओवरकम कर सकते हैं। वीकनेस, इनहेरेंट कैपेबिलिटी थी स्ट्रेंथ, ये है वीकनेस कि भैया हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, दैट इज इनहेरेंट वीकनेस। जैसे एप्पल का एग्जांपल लो, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि भैया उसकी R&D बहुत अच्छी है, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। वीकनेस क्या है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है और आपकी कंपेटिबिलिटी खराब है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि लोग फ़ोन में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी में, टैब में, इन्हीं सब में जाने वाला है। थ्रेट क्या है कि भैया बाकी लोग जो है वो भी कंपटीशन में आ रहे हैं क्योंकि उन सबको पता है कि इस मार्केट में ग्रोथ है। दैट इज स्वॉट एनालिसिस। नाउ वी हैव अ टॉस। टॉस क्या कहते हैं सर? टॉस ये कहता है कि सर आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अब ये कहता है एसओ मतलब इस यहाँ पे आप इसको और बेहतरीन तरीके से इस डायग्राम की जगह इनवर्ट से देखो। पहला है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, ST ले लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट, और उसके ऊपर है हमारा स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या कहता है, आपकी स्ट्रेंथ है R&D, अपॉर्चुनिटी ये है कि लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्रांड वैल्यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप उसे ग्रैब करो।
वो ये कह रहा है, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन होती है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रैटेजी बनती है कि बेस्ट स्ट्रैटेजी हमारे लिए कौन सी है। यहाँ पे ये कहता है अगर आपकी स्ट्रेंथ है R&D और अपॉर्चुनिटी है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी R&D करो ताकि जो अट्रैक्ट लोग हो रहे हैं उन्हें आप अपनी तरफ खींच पाओ। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड थ्रेट में क्या अंतर होता है? स्ट्रेंथ, भैया स्ट्रेंथ क्या है, मेरे पास R&D, और मुझे थ्रेट है कि भैया मेरी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, लोग ऐसा, मतलब थ्रेट, मेरे प्राइस की वजह से लोग मेरे से नहीं खरीदेंगे। मतलब वीकनेस क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे समझते हैं। वीकनेस है मेरी कि मेरी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन थ्रेट ये है कि अगर मेरे प्राइस ज़्यादा रहे, ठीक है, मेरे प्राइस ज़्यादा रहे, थ्रेट ये है कि अगर मेरे प्राइस ज़्यादा रहे तो कस्टमर जो है शायद वो चले जाएगी, ये मेरे को थ्रेट है, समझना आप। तो क्वेश्चन ये हुआ, इसको मैनेज कैसे करोगे? तो ये कहता है कि R&D इतनी अच्छी करो। R&D क्या है? R&D इतनी अच्छी करो कि लोग प्राइस देख के डरे ही नहीं। आपकी वीकनेस है ना आपका प्राइस, थ्रेट यह है कि वो चले जाएंगे, मुझे डर है इस बात का कि वो चले जाएंगे क्योंकि मेरे प्राइस ज़्यादा है। तो आप इतनी अच्छी R&D करो कि थ्रेट होने के बावजूद जो आपका मार्केट सेगमेंट है वो आपके पास ही आए। तो सर वीकनेस और थ्रेट में क्या हुआ? वीकनेस है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, थ्रेट ये है कि उसका फायदा बाहर वाले उठा सकते हैं। समझो आप, वीकनेस मेरे अंदर कमियां है, मुझे पता है कि जैसे मुझे ना कोल्ड हो जाता है, मुझे एलर्जी हो जाती है, तो मैं बहुत छींकने लगता हूँ। आई थिंक सप्ताह में 3 से 4 दिन मुझे दिक्कत होती है, ये मेरी वीकनेस है। अब इसका फ़ायदा अगर मेरे कंपटीशन वाले लोग उठाने पड़े कि हाँ यार इसकी बंदे की इफिशियंसी कम है, इफेक्टिवनेस कम है क्योंकि वो छींक रहा है, बच्चों को छींकते हुए टीचर्स पसंद नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो मेरे लिए थ्रेट हो गया। वीकनेस में क्या है कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन मेरे थ्रेट कब होगा? जब उस वीकनेस की वजह से आउटसाइड इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आउटसाइड का जो इम्पैक्ट है वो मेरी वीकनेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिंक है। उसके बाद वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, कि आपकी वीकनेस ये है, आपका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत अच्छी है कि लोग खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि वो महंगा प्रोडक्ट भी खरीदे क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए। नाउ वीकनेस एंड थ्रेट, वो ये कहता है कि भैया आपको मिनिमाइज करना होगा अपने थ्रेट को और अपनी वीकनेस को, ठीक। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी की। ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी में हमने ये सीखा था कि भैया अगर एक नॉर्मल सा बंदा है, अगर उसको अपने आप को ग्रो करना है तो वो एक न्यू मार्केट को सिलेक्ट करता है, ठीक है सर। और न्यू मार्केट का फ़ायदा क्या होता है? न्यू मार्केट का फ़ायदा ये होता है कि उसको नए कस्टमर मिल जाते हैं, उसको चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है सर, और उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, लोगों का टाइम बच जाता है, कन्वीनियंस इम्प्रूव हो जाता है कि लोग अपने घर बैठे ही मंगा लेते हैं, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है लोगों की वो भी बच जाती है, वो डायरेक्ट ब्रांच से मंगा लेते हैं। तो ये है ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी, जहाँ पे एक बंदा अपने आप को इम्प्रूव करने की बात करता है। तो हमने कहा कि वो क्यों करते हैं, मैंने इसे 5 स्टार भी दिया था कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्यों करते हैं भैया? हमें ग्रो करना है, हमें अपना टाइम बचाना है, हमें जो डिस्टेंस है उसको कवर अप करना है जल्दी, हमें फास्टर कम्युनिकेशन करने की, कोई हमसे पूछे तो अगले दिन नेक्स्ट डे उसको जो सामान है वो जो मांग रहा है हमसे वो हम उसको डिलीवर कर पाए, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने कहा कि रिलायबल और चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और चीप लेबर, भाई हमें सस्ते लेबर और सस्ता जो सोर्स ऑफ मटेरियल है वो मिल जाता है। उसके बाद का रिड्यूस हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं, मतलब जो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही थी वो अब कम हो जाती है। उसके बाद हमें एक फॉरेन नया मार्केट मिल जाता है जहाँ पे अब हम कंपनी को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का, उससे भी हमें सीखने के लिए मिलता है, हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं कि कहाँ कैसे काम होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विस हम दे रहे हैं, जो अपेरेंट है, जो रियल कॉलेप्स है, वो भी हमारा इंप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है। उसके बाद है एक वर्ड था स्ट्रेटजिक अलायंस, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे 2 छोटे छोटे लोग मिलकर एक अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं ऊपर उठने के लिए, दैट इज स्ट्रेटजिक अलायंस, और मैंने कहा था चैप्टर 4 में इसको पढ़ेंगे, ठीक है सर, ओके। अब सर स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग पे हमने इसको पढ़ना था स्टार्टिंग से, अब स्टार्टिंग से एक बार पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं आज। कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लान बनाना किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेक करते हैं कि भैया कितना ज़्यादा हम कमा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम कितनी कम्पिटिटिव हैं और कितना कंज्यूमर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलर प्रोडक्ट के लिए हमारा कस्टमर भी वहाँ पे खड़ा है जो कहता है कि अगर आप हमें सस्ता प्रोडक्ट नहीं दोगे तो हम सामने वाले के यहाँ से ले आएंगे उस चीज़ को। क्वेश्चन ये है कि भैया आप ये बताओ कि अगर ऐसे ही चलेगा तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। तो वी नीड अ कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कि भैया हमें भी प्रॉफिट कमाना है, हमें भी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, तो हम ऐसा क्या करें कि हम मार्केट में टॉप लेवल पे आ पाए। दिस इज कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कि भैया हम टेक्निकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझेंगे, अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, और हम समझेंगे कि फैक्टर्स जो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को
तो हमें बताएंगे कि न्यू अपॉर्चुनिटी क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और हमें अपने थ्रेट को भी समझना होगा कि अगर हमें कोई कमी है तो लोग उसका फ़ायदा ना उठा लें। कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में हम इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बात का रखते हैं कि भैया सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको भी साथ में सेटिस्फाई करना है। अगर आपको स्ट्रेटजी मूव बनाना है, कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा। अट्रैक्ट करना होगा कस्टमर को, कम्पिटिटिव प्रेशर को समझना होगा, स्ट्रेंथ में मार्केट पोजीशन देखनी पड़ेगी कि मार्केट पोजीशनिंग में आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। फिर एक कम्पिटिटिव लैंडस्केप, इस पर हमने कुछ बातें पढ़ी थी। पहला समझा था आइडेंटिफाई योर कम्पिटिटर्स, कि आपके सामने कौन खड़ा है, कौन है सामने आपके जिसको आपको कंपटीशन देना है, या ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी वजह से आपका मार्केट शेयर हिल सकता है। हु आर द कंपटीटर्स। सेकंड क्वेश्चन का हमें आंसर करना था कि भैया हमारे कंपटीटर्स कौन हैं, उनके बारे में जानकारी लो। जैसे आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, इंटरनेट्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया पढ़ सकते हो, इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे ताकि आप अपने कंपटीटर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। नाउ दिस क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चंस व्हाट आर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि जिस आप कंपटीशन की बात कर रहे हो आप वो समझो कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है, और वो किस सर्विसेज को दे के कस्टमर को खुश करते हैं, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी प्राइसिंग के एडवांसेस क्या है, उनकी आगे वो क्या करने वाले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, वो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं। नाउ डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कंपटीटर्स, कि भैया कंपटीटर्स की जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करो कि ऐसा क्या है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को हमें पूरा करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। नाउ पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर, सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे, हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, उसके लिए हम कहाँ पे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं पहले से बेहतर, और वीकनेस की जो कंपटीटर्स की जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठा के हमें ऊपर उठना होगा। नाउ वी हैव अ स्ट्रेटजिक एनालिसिस। स्ट्रेटजिक एनालिसिस क्या कहता है? एक्सटर्नल एनालिसिस आपसे कहता है कि भैया आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को समझो। इंटरनल को समझोगे तो आपको स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेगी, एक्सटर्नल को समझोगे तो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पता चलेगी। इन दोनों को चूज़ करके आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना सकते हो। हमें इस दो सिचुएशंस हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि इंडस्ट्री कौन सी है और हमारा कंपटीशन क्या है और उसकी कंपटीशन क्या है। तीसरा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कंपिटिटिव कैपेबिलिटी कैसी है, हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी पोजीशन क्या है और सिचुएशन क्या है। जिसमें कुछ इशू है जो हमें हमेशा ध्यान में रखने होंगे। एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि इसमें हमेशा समय लगता है, बैलेंस करना पड़ता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है और उस अपॉर्चुनिटी को कवर अप करने के लिए हमें किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। देन वी हैव अ रिस्क। रिस्क ये कहता है कि भैया आपको रिस्क हमेशा रहेगा कि जो भी आप स्ट्रेटजी बना के चल रहे हो वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहेगी। मार्केट में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी जिसकी वजह से आप पीछे हो सकते हो या आपकी स्ट्रेटजी खराब हो सकती है। नाउ वी आर डायनेमिक्स ऑफ द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी होती है, जैसे एक्सटर्नल एनालिसिस में समझना होता है, कस्टमर की एनालिसिस समझनी पड़ती है, कस्टमर का सेगमेंट क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है परचेज करना, और ऐसी कौन सी अनमेट नीड्स है जिसको हमें पूरा करना होगा। नाउ वी हैव अ कम्पिटिटर्स एनालिसिस, कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा हमारे कम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट एनालिसिस में हमें देखना पड़ता है कि उनका साइज़ क्या है, वो किस साइज़ में काम कर रहे हैं, उनका मार्केट सेगमेंट में साइज़ क्या है, कितने लोगों को कैप्चर कर रखा है उन्होंने, प्रोजेक्ट की ग्रोथ कैसे होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, एंट्री बैरियर क्या क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेंगे। एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे हमारी टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट क्या नया चेंज ला रहा है, इकोनॉमिक में ट्रेंड बढ़ रहा है घट रहा है, डेमोग्राफिक चेंज क्या है। इंटरनल एनालिसिस को जब आप समझोगे तो हमें समझना होगा परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, शेयर होल्डर पोजीशन बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ब्रांड एसोसिएशन क्या है, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी कैसी है, क्या वो जो हम काम दे रहे हैं वो कर पा रहा है। इन चीज़ों को हमें मद्देनजर यहाँ पे रखना होता है। नहीं, वी हैव अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वी हैव अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को समझना होता है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा कम समझ में आ रहा है, किसको मार्केट में नीड हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, जिसकी नहीं हो रही है उसमें हम अपना पैसा कम लगाएंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिटरमिनेंट्स एनालिसिस, दैट इज पास्ट क्या है, करंट स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी प्रॉब्लम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कांस्टेंट्स क्या है। फाइनली नाउ वी हैव डायनेमिक्स ऑफ द कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि भैया हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, और सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और हम अपनी ब्रांड को कैसे पब्लिश करना चाहते हैं लोगों के सामने। तो हमें समझना पड़ेगा ओवरऑल की डायनेमिक्स, हर चीज़ हर पॉइंट्स को हर एंगल से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड द कम्पिटिटिव एनालिसिस के लिए हमें 7 जो फैक्टर्स है उनको समझना होता है। सबसे पहले है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें हम ये देखते हैं मार्केट का साइज क्या है, स्कोप क्या है, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी क्या है, मार्केट का ग्रोथ रेट क्या है,
टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम वो कौन से यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कौन से यूज़ कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट उनको क्या आ रही है उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, उनका प्रॉफिट लेवल ऑफ इंडस्ट्री क्या है। और नेचर एंड स्ट्रेंथ को अगर हम बात करें तो इसको मैंने कहा था कि हम बहुत डीप में 5 फोर्सेस मॉडल के साथ चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक थीम दे देता हूँ मैं कि नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपटीशन मतलब कि किस टाइप का नेचर है, क्या वो कस्टमर की वजह से हो रहा है, क्या वो कस्टमर की वजह से हो रहा है सर चेंजेस हमारे मार्केट में, क्या वो राइवल्स की वजह से हो रहा है, क्या वो आप ये कहिए कि नए लोग आ रहे हैं इसलिए हो रहा है, या फिर आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मिल गया है इस वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज़ें आप देखेंगे। नाउ ट्रिगर ऑफ चेंज, ट्रिगर ऑफ चेंज क्या कहते हैं, एवरी इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ द फैक्टर्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, कि भैया हर जगह कुछ ना कुछ जो है वो चेंज आता रहता है। जैसे मैंने मैकडी का एग्जांपल दिया था कि मैकडी इसलिए आगे है, ग्रोथ पे है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंजेस कर रही है अपने अंदर, और वो इसने सबसे मतलब बर्गर तो हर कोई खाना चाहता है लेकिन सबसे फास्ट डिलीवरी जो है मैकडी में है, इसलिए उसने अपनी ब्रांड बनाई। इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज बाय द चेंज विच फोर्सेज फर्म्स टू रिस्पॉन्ड, कि भैया इंडस्ट्री जो है वो उस बात से जानी जाती है जिस वजह से आपने उस इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो आपने अपना पर्पस हमेशा याद रखना है कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ, अपने वेरियस स्टेजेस पे अपनी लाइफ साइकिल को समझो कि मैं कहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, और उसके लिए मुझे आज क्या करना होगा ताकि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ। ट्रिगर ऑफ चेंज ऑलवेज आपको ये बताएगा कि हम लोगों से अलग कैसे हैं और कोई भी चैलेंज आएगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको ड्राइविंग फोर्सेस में हमें बताया गया कि भैया देखो आप अपना ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करो। ऐसी एक वजह जैसे मैकडी के पास वजह है कि भैया आपको विथ इन 1 और 2 मिनट आपका जो बर्गर है वो डिलीवर हो जाएगा, और हमें समझना पड़ेगा हम कंपटीशन में कैसे आगे बढ़ेंगे। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस टू द कंपटीशन जो होगा उससे हमें देखना होगा, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे इंटरनेट का अंडरस्टैंड करना, ई कॉमर्स को अप्लाई करना, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करवाना, ग्लोबलाइजेशन लेवल पे अपने आप को ले जाना, मार्केटिंग में नए नए तरीके लाना, अपने आप को नए तरीके से सामने प्रेजेंट करने के लिए एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म को समझना। नाउ आइडेंटिफाई कंपनी इन स्ट्रॉन्गर एंड अ वीकर कंपनीज। अब हम ये क्या करेंगे कि हम एक चार्ट बनाएंगे जिसपे हम ये देखेंगे कि भैया कौन से कंपनी का लेवल क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, रेंज क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। इस बेस पे सबको सेगमेंट करेंगे, फिर उसको एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कौन सी कैटेगरी के लोग कहाँ फॉल करते हैं और फाइनली हम कहाँ हैं और हमें कहाँ इंप्रूव करना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेरिएबल्स विच सेपरेट कंपनीज फॉर कंपटीशन सच एज क्वालिटी, प्राइस, रेंज, अवेलेबिलिटी etc. Plot the firm on a multi-variable map using these characteristics, assigning the firm falling in same category to the same group. Draw a circle around each strategic group, making a size of the circle respective to the market share. Now we have strategic moves of the rivals. हमें इस rivals को समझना पड़ेगा कि वो आगे किस सेगमेंट में कब क्या कर सकता है। तो हमें पहले अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें पहले वॉच करना होगा, देखना पड़ेगा कि वो कब क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर उनको समझना होगा कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसे आउट परफॉर्म करते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके हम अपना अगला दाव खेलेंगे, अपनी स्ट्रेटजी बना के फिर हम अप्लाई करेंगे। नाउ की फैक्टर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव सक्सेस। द की सक्सेस फैक्टर कौन सा है सर? वो सक्सेस फैक्टर जिसकी वजह से आप टॉप पे आओगे। जैसे MI जो है वो कहता है हम बेस्ट कॉस्ट लीडर हैं, और हम क्या है सर कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा क्वालिटी देते हैं। एप्पल क्या कहता है भैया प्राइस तो है ही है ज़्यादा, लेकिन हाँ क्वालिटी की हम आपको गारंटी देते हैं, ड्यूरेबिलिटी की हम गारंटी देते हैं कि आप एक बार लोगे तो लाइफ टाइम हमेशा हमको याद करोगे। तो कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर हमें देखनी होती है, जैसे ऑन व्हाट बेसिस डू कस्टमर चूज बिटवीन द कंपीटिंग ब्रांड्स ऑफ द सेलर एंड व्हाट प्रोडक्ट सर्विस और द फीचर्स आर क्रूशियल, कि ऐसी कौन सी वजह है कि कस्टमर हमें छोड़ के सामने वाले के पास जा सकता है, हमें वो क्या कमियां रह गई है, हमारे उसके पास ऐसे क्या फीचर और प्रोडक्ट है कि कस्टमर वहाँ जाना चाहता है। दूसरी बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो भी सेलर है जैसे जो कंपटीशन में है आज के पास, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज है ताकि वो कंपटीशन को मैच कर सकता है। थर्ड है व्हाट डज इट टेक फॉर द सेलर टू अचीव सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि भाई एक सेलर को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अचीव कर सके। नाउ एट द लास्ट प्रोस्पेक्टस एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, जिसमें हम ये देखते हैं द फाइनेंस स्टेप ऑफ द कम्पिटिटिव एनालिसिस, कि हमें समझना होता है ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री की, उसका स्कोप क्या है आने वाले टाइम में, कंपटीशन और प्रॉफिट मार्जिन क्या पड़ेगा, कंपनी डिफेंड कैसे करेगी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट, ट्रिगर ऑफ चेंज क्या है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी हो सकती है। नाउ वी हैव अ कोर कम्पिटेंसी। कोर कम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि आपके पास क्या यूनिक है, ऐसा क्या है आपके पास कि भैया आप जो है वो टॉप पे पहुंचेंगे। कोर कम्पिटेंसी में आपसे कहा जाता है आपने जो सीखा, आपका एक्सपीरियंस, आपके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस, सारे वो एक साथ बंडल होते हैं, सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तब जाके कोर कम्पिटेंसी जो आती है। कम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड टेक्निक्स। तो इसमें मैंने आपसे बोला था कि 5 to 10 चीज़ें मिलकर आपकी कोर कम्पिटेंसी जो है वो क्रिएट करेंगी, जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या यूनिक दे रहे हैं, हमारे कस्टमर को क्या एक्स्ट्रा वैल्यू जा रही है,
और हम मार्केट पे इन चीज़ों को अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ठीक है सर। फिर इन चीज़ों को हमने डीप में पढ़ा था, जैसे कंपटीटर्स डिफरेंशिएशन, जैसे हम ये समझेंगे कि हमारे पास कौन सी कंपटीशन स्ट्रेटजी है जिसमें हम यूनिक चीज़ें दे सकते हैं, कंपटीटर्स को जो है ऐसा कुछ बनाएं ताकि कंपटीशनर्स को कॉपी ना कर पाएँ, और हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनसे ऊपर आने के लिए हमें एक एज मिल सके कि हमारे पास ये यूनिक है तो कस्टमर हमारे पास आएगा। टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट, नो फियर दैट कंपटीटर्स कैन कॉपी इट, हमें डर ही नहीं इस बात का वो कॉपी करेगा ना। कस्टमर वैल्यू, भैया देखो सिंपल सी बात है, ग्राहक ही भगवान होता है, ये हमारे इंडियन परंपरा चल रही है। तो भगवान जी नाखुश नहीं होने चाहिए, हमेशा आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि आप और आप ही मार्केट में छाए रह सकें और कस्टमर हर बार आए तो आपके पास लौट के आए। नाउ जो भी आपने सीखा है उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव कीजिए, टाइम टू टाइम लगाइए, समझिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत पड़ रही है, किस कैपेबिलिटी की कब कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, स्पेसिफाइड एरिया में किस एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ रही है, उन चीज़ों को आप टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहें। नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल था, मैंने कहा था आप खुद से पढ़ लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल हैं कॉम्पिटेंसी के फुलफिल करने पड़ेंगे। 3 क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा कि भैया वाइड वैरायटी ऑफ द मार्केट्स, आपको मार्केट्स का एक एक पुर्जा पता हो, आपको पता हो कि मार्केट में किस जगह पे क्या रिक्वायरमेंट है और वो स्किल आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट, कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मेरे हर काम में कस्टमर का बेनिफिट छुपा होना चाहिए। कस्टमर को फायदा नहीं है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है, ये कह लो आप, अगर आपने सही से काम नहीं किया ना हो। इट शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट फॉर कंपटीटर्स राइवल्स, कि भैया दूसरे लोग इसे कॉपी ना कर पाएं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने कहा था पढ़ लेना। क्वेश्चन है कि कोर कंपटेंसी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब कस्टमर को ही अगर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, वो कस्टमर की ही वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो आपसे प्रोडक्ट क्यों लेगा। देन वी हैव अ रेयर मतलब हर किसी के पास वो चीज़ ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो। थर्ड हमने कहा था कॉस्टली टू इमिटेट, कि कोई आपको कॉपी ही ना कर सके, आपकी R&D आपका काम ऐसा होना चाहिए। नो सब्स्टिट्यूट में मैंने टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया कि लेट सपोज मैं कॉफ़ी बनाता हूँ, मेरी कॉफ़ी 20 रुपये की, सामने वाला टी दे रहा है 10 रुपये का, उसके पास कुछ ऐसा आ गया और कॉफ़ी का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया जो कि 10 रुपये में बन जाता है, तो लोग 20 रुपये की कॉफ़ी छोड़ के 10 रुपये की टी पे चले जाएंगे। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो हमें कोर कंपटेंसी के लिए हमेशा मेंटेन रखने होंगे। नाउ वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहता है, इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था। हमने कहा था कि भैया 5 प्राइमरी एक्टिविटी है, 4 सपोर्टिव एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के अंदर हम वैल्यू एडिशन करेंगे और हर एक्टिविटी के अंदर हम 4 पॉइंट ऐड करेंगे, दैट इज रेयर, कॉस्टली, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल। रेयर, कॉस्टली, सब्स्टिट्यूट एंड वेरिएबल। इनबाउंड लॉजिस्टिक कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। ऑपरेशन कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। आउटबाउंड लॉजिस्टिक कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। मार्केटिंग एंड सेल्स कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। सर्विस कैसी हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट एंड वैल्यूएबल हो। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैसा हो, रेयर हो, कॉस्टली हो, सब्स्टिट्यूट हो एंड वैल्यूएबल हो। ठीक है। नो सब्स्टिट्यूट हो मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही ना हो और वैल्यूएबल हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी इन चीज़ों को एक एक करके आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं हल्का से एक बार दोबारा से हिंट देता हूँ। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या है, जब आप खरीद के लाते हैं। ऑपरेशंस क्या है, जब आप उस इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन्स की पैकेजिंग की, असेंबली और टेस्टिंग की प्रोसेस को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या है कि जब आप उसे कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजते हैं। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स का काम होता है उसे लोगों तक बेचना और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना। सर्विस का मतलब है कि उसको लगाने के लिए इंस्टॉलेशन सर्विस, रिटेनिंग, रिपेयर करना सिखाना कि भैया कैसे रिपेयर होता है और नहीं होता है तो आप हमारे पास लाओ, हम रिपेयर करके देंगे। ट्रेनिंग करना कि भैया इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके स्पेयर्स वगैरह को कैसे यूज़ किया जाता है या हटाया जाता है। उसके बाद सपोर्टिव एक्टिविटीज में प्रोक्योरमेंट, अगर हम अच्छा माल खरीदेंगे नहीं तो हम आगे प्रोड्यूस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि लोग ईजी टू यूज़ में सारी चीज़ें हमसे ले सकें। उसके बाद अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हमारे पास तुरंत कॉन्टैक्ट करके उन चीज़ों को ठीक करवा सकें। ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हमारे पास ऐसे लोग हों, स्टाफ हों जो अच्छे से काम करें और चीज़ों को समझें। ना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम है सर, ताकि लोग आएँ, देखें, समझें कि हम कैसा काम करते हैं और हमारी कैसी प्लानिंग चल रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारा क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को देख और समझ सके। ठीक है। इसके बाद मैनेजिंग लिंकेज था। लिंकेज का मतलब मैंने आपको समझाया था, एक फॉरवर्ड लिंकेज होता है, एक बैकवर्ड लिंकेज होता है, लेकिन यहाँ पे वो लिंकेज नहीं है। यहाँ पे लिंकेज ये है कि ये जो 9 एक्टिविटी है इनको आपस में एक साथ कैसे यूज़ किया जाए। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में हम चैप्टर नंबर 7 और 8 में पढ़ेंगे। यहाँ मैनेजिंग लिंकेज का मतलब है इनबाउंड लॉजिस्टिक को परचेज के साथ कैसे जोड़ा जाए, ऑपरेशन को इनबाउंड से
कैसे जोड़ा जाए, ऑपरेशन को आउटबाउंड से कैसे जोड़ा जाए, मार्केटिंग और सेल्स को आपस में कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, सर्विस है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, एचआर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कैसे काम किया जाए, मतलब इन सब आपस में जब एक सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग लिंकेज। नाउ कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि भैया प्राइमरी एक्टिविटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, लिंकेज क्रिएट करना होता है प्राइमरी और सपोर्टिव के बीच में, ये कुछ ऐसा हो जैसे कोर कॉम्पिटेंसी जैसा हो, इसमें डिफरेंट सपोर्ट एक्टिविटीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट की जाती है, इंप्रूव करनी होती है परफॉर्मेंस को। और हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम करता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमें बेहतर से बेहतर बनाने में मदद करती है। ठीक है सर। Now the mercantile activities which manufacturer undertake with their distributors and now much improved are on important. Okay. Now my dear friend, competitive advantage. Competitive advantage क्या है सर कि मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ, जो चार्ट हमारे पास था कि भैया हमारे पास टेंजिबल एसेट्स होंगे, कुछ फिजिकल होंगे, कुछ फाइनेंशियल होंगे, हमारे पास इंटेंजिबल होंगे, ह्यूमन स्किल्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी, रेपुटेशन होगी। इन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें कि हमारे पास कैपेबिलिटी आए और ऑर्गेनाइजेशन जो है उस कैपेबिलिटी मतलब ऐसी कुछ योग्यता आए, ऐसी कोई परफॉर्मेंस आए ताकि हम आउट परफॉर्म कर पाएँ, तो इसी को हम बोलते हैं कम्पिटेटिव एडवांटेज। अब दूसरा तरीका क्या है कि कम्पिटेटिव एडवांटेज लेने के लिए हमें कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी, और कैपेबिलिटी हमारे पास तब आएगी जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे जो कि टेंजिबल हो सकते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल फॉर्म में, इंटेंजिबल हो सकते हैं ह्यूमन स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड रेपुटेशंस की फॉर्म में। नाउ माय डियर फ्रेंड, आगे हमारे पास है कि भैया सस्टेनेबिलिटी अगर बनाए रखनी है तो क्या क्या चाहिए, तो एक तो होता चाहिए ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो ऐसा हो और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो फास्ट हो और ड्यूरेबल हो, मतलब उसको हम जल्दी से नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकें। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी हो, जो भी चीज़ हमने क्रिएट की है वो हम आगे भी किसी को ट्रांसफर कर सके। इनइमिटेबिलिटी मतलब कोई कॉपी ना कर सके। एप्रूवेबिलिटी मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया है उस चीज़ के लिए वो प्रॉपर काम करे। तो सर इसी के साथ चैप्टर हमारा 2 जो है वो फिनिश होता है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस के भी रिवीजन आपको करवा के देने हैं। रीड द फॉलोइंग केसेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। इन 2006-07 पीटीसी फूड डिवीजन डिसाइड टू एंटर इन द फास्ट ग्रोइंग and 20 to 30% annually snake segment and all together new to it, वो उसके लिए पूरा का पूरा नया भी है। It had only one national competitors, Trapesco Trito, उनका एक ही कंपटीशन है। After a year its wafer snack brand Ringo faced 20% of market share across the country. Ringo's introduction was coincided with the Cricket World Cup. The wafer snack market is estimated be around 250 करोड़। एक बार आइए देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है, एक बार समझो आप। इसने कहा शॉर्ट एनालिसिस बतानी है, यानी शॉर्ट एनालिसिस का मीनिंग बताना है। मीनिंग तो आपको पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस में क्या होता है, इनहेरेंट जो हमारी कैपेबिलिटी है वो स्ट्रेंथ होती है, इनहेरेंट जो लिमिटेशन है वो हमारी वीकनेस होती है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एनवायरमेंट जब फेवरेबल होता है। थ्रेट क्या होता है, जब एनवायरमेंट अनफेवरेबल होता है। स्ट्रेंथ ऑफ पीटीसी, पीटीसी का स्ट्रेंथ बताना है, ठीक है। फिर व्हाट आर द वीकनेस ऑफ द पीटीसी, पीटीसी का वीकनेस बताना है। व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाज फॉर्मुलेटेड एंड इंप्लीमेंटेड फॉर रिंगो, रिंगो को कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। व्हाट एल्स नीड टू बी डन बाय रिंगो एज द इनलार्ज इट्स मार्केट, अपना मार्केट बड़ा करने के लिए और क्या भाई साहब कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज स्ट्रेंथ क्या है, देखो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेंथ ऐसा फील हो रहा है क्वेश्चन में कि एक ही कंपटीटर है, ठीक है, एक ही कंपटीटर है। दूसरा उसकी जो ब्रांच है रिंगो, उसका 20% मार्केट शेयर है। ये दो चीज मुझे अपने फेवरेबल लग रही है। उसके बाद द कंपनी को टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये भी एक उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि भैया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। ऑल्सो सोर्स पोटैटोज फ्रॉम फार्म्स इजीली before the PTC could enter the market. A cross-functional team made a customer survey through a marketing research group in 14 cities of the country to know about the snake of eating habit of the people. The result showed that the customer within the age of 15 to 24 years were most promising the product as they were quite enthusiastic about experimenting new snake test, कि भैया वो एक्साइटेड है नया टेस्ट लेने के लिए 15 से जो 24 साल के लोग हैं। The company reported to its chefs that, ये शेफ है, जो शेफ होते हैं ना कुकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, द कंपनी रिपोर्टेड टू शेफ एंड द शेफ कम आउट विद द 16 फ्लेवर विद वेराइटिंग टेस्ट सूटिंग टू द टारगेटेड एज ग्रुप। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने 16 टाइप के फ्लेवर बनाए, जो पसंद आएगा उसको हम लॉन्च करेंगे। The company decided to target the youngster as a primary target on the assumption that once they are lured in, it was easier to reach the whole family, कि पहले हम उन्हें यूथ को कैप्चर कर लें, धीरे धीरे फैमिली तक जाएंगे। एडवर्टाइजिंग इन दिस कैटेगरी
वाज एक्सट्रीमली क्राउडेड। भैया इस कैटेगरी के लोग एक्सट्रीमली क्राउडेड मतलब बहुत ज्यादा इसमें हमें पॉपुलेशन मिलेगी, ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। एवरी वीक 2-3 लोकल प्रोडक्ट इन अ न्यू नेम्स वर लॉन्च्ड, कि हम मार्केट में अलग अलग फ्लेवर से 2-3 प्रोडक्ट जो है लॉन्च करेंगे। समटाइम विद सिमिलर नेम्स, हो सकता है कई बार एक ही नाम से, जैसे लेज में ही है, लेज में ही कई बार चिली लेज है, कई बार ओनियन है, कई बार अलग अलग फ्लेवर है, उस टाइप से। टू ब्रेक थ्रू इट्स clutter, the companies decided to bank upon humor appeal. The industry sources reveal the PTC spent about 50 crore on advertising and used all the possible media, print and electronic, both including the creations of its own website ringoyoung.com with offers of online games, contests, etc. Mobile phone tone downloading was also planned, which proved very effective among teenagers. The site was advertised on all the .com networks. MTV, Sign TV, BTV and other important channels were also used for its advertisement along with the FM radio channels in about 60 cities with large hoardings at the stand places. आपको नहीं लग रहा ये मार्केटिंग की बात हो रही है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 है कि वो अपने मार्केट को इनलार्ज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो यही है वो बातें जो इनलार्ज कर रहे हैं। Analysis believes that the Ringo success story owes a lot of PTC's widespread distribution channel and aggressive advertisement. Humor appeal was a big success. The Ringo was made visible by the painting the railway bogies passing across the states. It has also successful to induce Lovely Brothers Future Group to replace Trito in their Big Bazaar. And chain of the food bazaar, PTC is paying 4% higher margin than the ट्रेप्सको टू फ्यूचर ग्रुप एंड अदर रिटेलर्स, मतलब कि हम दूसरों के कंपैरिजन में 4% एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं बिग बाजार को। रिंगो टू गिविंग ट्रेप्सको अ रन फॉर इट्स मनी, ट्रिटोज शेयर हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस कंसिडरेबली। भैया उसका शेयर जो है वो घट रहा है, एक चीज और देखनी है। रिटेल टाई अप कर रहा है, रीजनल फ्लेवर्स है, रीजनल ह्यूमर अपील्स है, हेल्प पीटीसी, बट पीटीसी स्टिल वांट्स टू बिगर शेयर इन द मार्केट एंड इन अ फॉरेन मार्केट आल्सो इफ पॉसिबल। तो ये पूरी केस स्टडी पढ़ ली। आइए देखते हैं हमें क्या क्या समझ में आता है। शॉर्ट क्या होता है ये तो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर बी, स्ट्रेंथ क्या है पीटीसी कि भाई हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है, अच्छा, एडवर्टीजमेंट एग्रेसिव, अच्छा, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, हमें जो फार्मर वगैरह है उनसे पेटेंट आसानी से मिल जाता है, अच्छा, और भैया साथ ही साथ कोइंसिडेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें ही फायदा मिल रहा है एडवर्टीजमेंट का, स्ट्रेंथ है आपकी। वीकनेस क्या है? वीकनेस वाज द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल कंपटीटर, कि हमारा एक कंपटीटर है जो नेशनल लेवल का है, वो हमारा मार्केट शेयर हिला सकता है। द कंपनी हैज ओनली टारगेटेड यंगस्टर, एक और कमी है। दूसरा क्या है? सिर्फ यंगस्टर को आपने टारगेट किया है, ज्यादा लोगों को भी आप कर सकते थे, बट इनकी प्लानिंग क्या है? पहले यंगस्टर देन फैमिली, इसलिए फिलहाल यंगस्टर है तो एक वीकनेस है कि आप ज्यादा कर सकते थे। हैवी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सर बहुत ज्यादा है। सर कितनी है? 50 करोड़ अराउंड थी। आइए एक बार देखते हैं 50 करोड़, ये देखिए 50 करोड़ की आपकी कॉस्टिंग थी, ओके। उसके बाद इन्होंने क्या बताया? इट इज अनयूजुअली इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, कि अचानक से कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डी है मार्केटिंग के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। स्ट्रीट शोज करवा सकते हो, प्रेफरेंस एंड टेस्ट के लिए फॉरेन बायर्स जो है उनको भी बोल सकते हो, फॉरेन मार्केट्स में बेच सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन था, इजी था। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी इतनी बड़ी केस स्टडी देखी थी, याद है आपको, डॉक्टर वाली, वही उसी टाइप से केस स्टडी है, अच्छी केस स्टडी है। एंड आई लाइक इट। क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक, ओके। एक बार इसके आंसर जो हमने प्रिंट आउट दे रखे हैं आपको, इसको एक बार रीड कर लेना बुक में से। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, मतलब ये 25 होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबरिंग की गलती है। रीड द फॉलोइंग केस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। सुभिक्षा प्रॉस्पेरिटी इन द Sanskrit began with a single grocery store at Chennai at 1997. Subiksha stores increased from 50 in 2000 and 140 by 2002-3. यार ये तो मार्केट ग्रो कर रहे हैं अपना। Spread across 30 towns in Tamil Nadu to 670 by 2006-7 to 1615 September 2008, मतलब ग्रो कर रहे हैं। Its early success was due to its business model based upon no फ्रिल्स डीप डिस्काउंट ऑन अ हाई लेवल ऑफ नेबरहुड फोकस, कि भैया हम कोई ज्यादा डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे और अपने जो नेबरहुड है, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको फोकस करेंगे, ओके। सुभिक्षा की केस स्टडी है, आइए देखते हैं पहले पूछ क्या रहे, दिमाग में क्वेश्चन चलने चाहिए। पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपटीशन, सर्टेन क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड, व्हाट दोस क्वेश्चंस आर, कि भैया आपको कंपटीशन को एनालाइज करना है और बताओ क्या क्या क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। देखो कंपटीशन की जब भी बात आती है तो ये देखना पड़ता है उसका मार्केट शेयर कैसा है, उसकी मार्केट की पोजीशनिंग कैसी है,
उसका प्रोडक्शन कर्व कैसा है, क्या वो लो कॉस्ट में ज्यादा अच्छा बना सकता है, उसकी आने वाली स्ट्रेटजी क्या है, उसकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो आगे क्या प्लान कर रहा है, ये सोचना पड़ता है। हु वर दी कंप्लीटर्स ऑफ द सुभिक्षा, और सुभिक्षा के कंप्लीटर्स कौन है? डू यू थिंक दे वर बेटर इक्विप्ड देन इट, वो क्या कह रहे हैं कि वो उससे बेहतर काम करता है क्या? जरा देखो इस बात को। व्हाट, वेयर एंड हाउ द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ सुभिक्षा माइट हैव गॉन रॉन्ग, उनकी गलती कहां हो रही है आप बताओ। उसके बाद है, इफ यू वर द स्ट्रेटजी कंसल्टेंट टू द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, व्हाट विल योर एडवाइस कंट्रोल द कॉस्ट एंड कन्वर्ट द थ्रेट ऑफ द ड्रॉपिंग फुटफॉल्स, कि आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे कॉस्ट कम करने के लिए, और जब उनका गिरावट हो रही है, जो मार्केट डाउन हो रहा है, उसको अप करने के लिए आप क्या सजेशन दोगे? एंड डिक्लाइनिंग सेल्स इनटू एन अपॉर्चुनिटी, हाउ इज अ कैश एंड कैरी स्टोर डिफरेंट फ्रॉम अ रिटेल स्टोर, कि भैया कैश एंड कैरी स्टोर और रिटेल स्टोर में क्या अंतर है? नेम एनी अदर सच कैश एंड कैरी स्टोर इन इंडिया, और बाकियों की एग्जांपल आपको देने हैं। तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो किस टाइप के हैं? प्रॉस्पेरिटी इन संस्कृत, वो संस्कृत की चीजों को आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आईटी डिसीजन 2004 टू गो नेशनल फ्रॉम अ रीजनल प्लेयर एट अ रिप्ड पैक proved wrong with the growing ambitions to go national. Focus shifted from value to customer to creating valuation for self. वो क्या कर रहे हैं? फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कहां से? फ्रॉम वैल्यू टू कस्टमर टू क्रिएटिंग वैल्यूएशन फॉर सेल्फ। हमने पढ़ा था वैल्यू क्रिएशन, जिसमें हमें ये समझते थे कि कस्टमर को वैल्यू देनी है, लेकिन ये फोकस चेंज कर रहे हैं। तो पहली गलती तो मुझे यही नजर आ रही है कि कस्टमर से वैल्यू को कम मत करो, कस्टमर की वैल्यू ऑलवेज अच्छी होनी चाहिए, हमारा भला बाद में, पहले कस्टमर का। द कंपनी हैड रिक्रूटेड ऑल द एम्प्लॉइज टू फोरे इनटू कंज्यूमर ड्यूरेबल आल्सो। इट्स रेवेन्यू इंक्रीज फ्रॉम 278 करोड़ टू 140 स्टोर इन 2005 टू 2305 करोड़ इन 2008 विद अ कैपिटल बेस ऑफ 32 करोड़। सुभिक्षा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2007 एंड 7-8 होना चाहिए was 41 करोड़। ओके, इट हैड इन्वेस्टेड हैविली, पहली चीज इसने कहा इन्वेस्टेड हेवीली, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी मत करो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करो। उसने बोला ना आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, तो सोचना पड़ेगा, पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। लार्जली यूजिंग डेप्ट, तो दूसरी गलती कर रहे हो कि भैया जितना ज्यादा डेप्ट लोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट कम करो, और डिबेंचर्स का जो प्रपोर्शन है कैपिटल में उसको रिड्यूस करो, इक्विटी को बढ़ाओ। एनी पे बैक टुक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, और आप उसे समय से पे भी नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्ट कम्युलेटिव होगा, ज्यादा होगा, उन्हें पे करना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ डेब्ट हैज नॉट रिलेशंस टू द कैश फ्लो, कह रहे हैं कि भैया पैसे ही नहीं है तो रीपेमेंट कहां से करेंगे। इन द एंड ऑफ द कंपनी हैज लायबिलिटी ऑफ 900 करोड़, कंपनी की लायबिलिटी से बढ़ चुकी है। देखो गड़बड़ कर दी ना आपने, मैं पहले ही बोल रहा था। अराउंड जनवरी 2009 द कंपनी हैज स्टार्टेड टू शट डाउन स्ट्रेस पैन इंडिया इन फरवरी। द टॉप मैनेजमेंट क्विट द फर्म, टॉप मैनेजमेंट जो है फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज इज डिफॉल्टेड और रेंटल्स ऑफ इट्स आउटलेट्स एंड सैलरीज सिंस अक्टूबर 2008। वो कह रहे हैं कि भैया एक तो डिफॉल्ट कर रहे हो डेप्टर की पेमेंट में, उनकी सैलरी में, क्रेडिटर को, सबकी पेमेंट में आप क्या कर रहे हो, और आप अपने किराए भी नहीं भर पा रहे। टोडा ऑल दी स्टोर्स आर क्लोज्ड, मेजर सप्लायर्स हैड स्टॉप सप्लाईज आफ्टर इट्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, कि सभी लोगों ने उसको सप्लाई देना बंद कर दिया है। इट आस्क्ड इट्स एम्प्लॉय टू टेक होम ग्रोसरीज, वो कह रहे हैं कि अपने घर से ग्रोसरी ले आओ, एंड गो ऑन लीव विदाउट पे, और आप छुट्टी पे चले जाओ, आप छुट्टी पे चले जाओ और घर से ग्रोसरी लाओ। मेनी एम्प्लॉय डिड नॉट गेट देयर सैलरीज, बहुत सारे लोगों को उनकी सैलरी भी नहीं मिल रही। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी बदनामी होगी, क्योंकि आप सैलरी भी नहीं दे पा रहे, पहले ही हटा देते आपने। इनिशियली द कंपनी वॉज कॉन्फिडेंट टू रिस्ट्रक्चर एंड रिमेन इन बिजनेस, उसको शुरुआत में तो ये लगा कि भैया हम देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, बट बाद में अब उनसे हैंडल हो नहीं पा रहा है। इंडिया रिटेल इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ 12 मिलियन मॉम एंड पॉप स्टोर्स एंड किराना स्टोर्स। अब देखो एक और स्टोर है, अभी तो सुभिक्षा की बात हो रही है, अब दूसरे स्टोर की बात चल रही है। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री कंप्राइज 12 मिलियन मॉम एंड पॉप स्टोर एंड किराना स्टोर, मेनी ऑफ whom have also started innovating. An unknown number of hawkers in the unorganized sector working on a small size store and with low or no rentals and salaries and organized retailers. Market share not more than 5%. छोटे छोटे हैं लेकिन वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। The emergence of a large young population and a growing middle class with a strong disposable income and credit card culture are the delivers of the organization retail.
A mix of two types, one's going in a for huge expansion announcement and other following slow and steady wins the race strategy. वो कह रहे हैं कि भैया सब लोगों के काम करने के तरीके अलग है, लार्ज यंग पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास हैं सभी के, उनके स्ट्रॉन्ग डिस्पोजल है सर, पैसा आएगा और दूसरा वो क्रेडिट कार्ड, जो सैलरी मिली वो और जो क्रेडिट कार्ड मिला वो, उन्हीं दोनों से वो खर्चा करते हैं। इसमें दो टाइप के लोग हैं, एक जो कहते हैं कि पैसा एक एक जोड़ के इकट्ठा रखो फ्यूचर में खर्च करो, और दूसरा क्या है भैया खाओ पियो थोड़ा बहुत बच गया जितना रह गया उसको इन्वेस्ट करो। द इंडस्ट्री ऑपरेट नॉट ऑन अ वेरी hefty margin. The yearly top इसको हटा दो। The yearly top growth is likely to remain around 10 to 15% as against to forecasted 35% of the year. वो 35% की ग्रोथ सोच रहे थे और ग्रोथ हुई है सिर्फ 10 से 15%। Compared with players like Pantaloon, Reliance More, RPG and even Nilgiris, तो उसने क्वेश्चन पूछा था ना और के नाम बताओ, तो और के नाम है, ठीक है, विच हैव प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, तो यहाँ डेप्ट नहीं है, यहाँ इक्विटी है, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा पैसे देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। सुविक्षा हैज नो लार्ज ग्रुप बेकिंग एक्सेप्ट श्री अजीम प्रेमजी हैविंग 10% स्टेक। देख रहे हो आप, द स्ट्रेटजी वाज टू रेज मोर डेप्ट एंड इक्विटी लो। वो कह रहे कि भैया वो कह रहे डेप्ट और ले लो और इक्विटी को कम रखो। During 2006, Suviksha decided to good chance to make an initial IPO or raise private equity money. उसके पास एक मौका है कि वो IPO क्रिएट करके इक्विटी उठाए, बट इट वाज इन क्वेस्ट ऑफ द गेटिंग हायर वैल्यूएशन। इससे वैल्यूएशन आपकी ज्यादा हो जाएगी। सडनली रिटेल एज नो लॉन्गर सो हॉट। अब वो कह रहे हैं रिटेल सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहा, एंड द कैपिटल टैप हैड गॉन ड्राई, और अब लोग पैसा लगाने में इच्छा भी नहीं रखते। Due to inability to raise more debt, working capital was diverted to expand. Many of the organized retailers have survived the downturn through transformation in their strategy and tactics. However, one thing is certain that footfalls have declined of the organization retailers. कि भैया बहुत बड़ा गड्ढा होता जा रहा है और हम नीचे गिरते जा रहे हैं। Debt-ridden retailer Suviksha Trading Service Limited has begun its second innings in the February 2010 with the launch of its first cash and carry store. अब जाके उन्होंने कैश एंड कैरी स्टोर को लॉन्च किया। द बोर्ड आउटसाइड द आउटलेट रीड सुभिक्षा मालीगई अरीसी मंडी इन थिरुवन्मियर इन चेन्नई एट इट्स फर्स्ट एवर रिटेल आउटलेट। सुभिक्षा मॉडल विल बी डिफरेंट दिस टाइम। इस बार उन्होंने मॉडल जो है बदल दिया। अराउंड विल नॉट डायरेक्टली इंगेज इन विद कस्टमर सेड इन द इंडस्ट्री सोर्सेज। अब वो डायरेक्टली कस्टमर से नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, अब केस स्टडी के अकॉर्डिंग आंसर देखना है सर। ओके, पहला क्वेश्चन है सर, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में उसने बताया, वही जो हमने बताया था, स्ट्रेंथ देख लो, वीकनेस देख लो, अपॉर्चुनिटी देख लो, थ्रेट देख लो, कंपटीटर से मैच कर लो। उसके बाद अल्टरनेटिव क्या है कंपटीटर्स के बारे में, कि कंपटीटर्स कौन है, मार्केट शेयर क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस को क्या दे रहे हैं, उनके प्राइस के एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कम है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में डेप्ट कितना, इक्विटी कितना, लाइकली टू नेक्स्ट वो आगे क्या करने वाले हैं, उनका भविष्य क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसने रखा, Who were the competitors of Suviksha? तो इसने कहा Suviksha has facing competition in two fronts, organized sector, big department store और unorganized sector, जैसे weekly market, street vendors, ये उसके क्या थे सर, competitors थे। ओके, उसके बाद इसने कहा कि what, where and how the business strategy of Suviksha might have been gone wrong, कहाँ गलती हो गई। तो इसने कहा गलती को देखते हैं। Suviksha business model was working fine till it was a regional player. It did try to look at the things with long-term perspective, but that landed them in a trouble. Problem arose when tried to expand rapidly, कि उन्होंने बहुत जल्दी ही लंबी छलांग मारने की कोशिश की। It was their aggressive growth strategy that has gone every because they opened too many stores. उन्होंने बहुत जल्दी ही बहुत ज्यादा स्टोर खोल दिए, और वो भी डेप्ट ले लेके in too short a period without realizing the potentials of the company. कंपनी में पावर आई नहीं थी और स्टोर पे स्टोर खुले जा रहे थे। Outlets were opened for check of the expansion in spite of the focus on sustainable growth. आप बहुत जल्दी ही ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, बट आज जो हो उसको आप फिक्स नहीं कर रहे हो। Suviksha Financial Strategy also proved to problematic retail sector needs to cash infusion, कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है और आप खर्चे बढ़ाए जा रहे हो। Suviksha expanded by diverting working capital, raising high cost debt to leverage on a small equity base, 32 crore, only was bound to put them in a difficulty. Recession made it faster. ठीक है, मंदी का दौर आ गया। Now strategy of Suviksha of raising funds for more debt
एंड लेस इक्विटी वाज रॉन्ग। उन्होंने दूसरी गलती क्या सोची, ये कि डेब्ट बढ़ाओ, इक्विटी कम रखो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, इफ यू वर द स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, आप क्या सलाह देंगे? तो हमारी सलाह क्या है सर, आइए देखते हैं। कह रहे इन्वेंट्री कम करो सर, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटी, आपके पास जो फैसिलिटी है उसको बेहतर तरीके से यूज करो। उसके बाद वो क्या कहता है, प्रोसीजर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, खुद से जाके परचेज करो, बल्क में सामान लो ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। लीज आउट एक्सेस स्पेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर मार्केटर्स, एक्स्ट्रा स्पेस जो भी है, जो भी आप दूसरा पैसा दे रहे हो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो हो रही है उसका फायदा उठाओ। एक ही जगह पे सारे काम करने की कोशिश करो, अलग अलग लोग बार बार रेंटल्स देना पड़ेगा, खर्चा आएगा। ऑफर करो डिस्काउंट ताकि लोग आपके जो कस्टमर आपसे छूट गए हैं, जो चले गए, वापस आ जाए। कॉम्बिनेशन ऑफर दो, एक के साथ एक फ्री, ठीक है, 2 लेने पे 3 फ्री, मतलब 2 के साथ 1 फ्री, टोटल 3। अब बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर कि भैया सिर्फ डेप्ट मत लो, बैलेंस रखो। ऑर्गेनाइज स्पेशल इवेंट्स टू इंप्रूव सेल्स, मतलब कि जैसे कोई भी गेम प्ले कर दो वहां पे, जैसे आज एक स्पेशल ऑफर है, या फिर बच्चों के लिए कोई गेम रख दो, बच्चों के लिए कुछ फ्रूटी वगैरह फ्री कर दो, आओ हम कैंपेन में भाग लो और वहां पे प्रमोट करो अपने बिजनेस को, ठीक है। उसके बाद कैश एंड कैरी स्टोर, ठीक है, ये वर्ड गलत है, कैश एंड कैरी स्टोर। उन्होंने कहा कि डिफरेंट रिटेलर्स करो और पैसा लो और सेल करो, ठीक है, और कैश और खर्चे जो है कम से कम रखो, इसी चीज के लिए यहां कहा गया है। ओके, नाउ आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, यू कैन सी। Read the following case and answer the question given at the end. Godrej, still managed by the family board, it's 113-year ID brand and has a great brand value, but younger generation reaction has been, it's my parents or my grandparents brand. वो ये क्या कह रहे हैं, गलती क्या हो रही है, इसको कहते हैं ब्रांड की पोजिशनिंग, कि जनरेशन जो है वो ये कह रही है गोदरेज अच्छी ब्रांड तो थी, लेकिन हमारे पापा और दादा के टाइम में, हमारे टाइम में हम दादा पापा वाली चीज यूज नहीं करना चाहते, हम हमारी जनरेशन हमारे अकॉर्डिंग चीजें यूज करना चाहते हैं। Hence the group launched a rebranding exercise in 2008। तो उन्होंने कहा भैया कि अगर हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन अगर वो हमें छोड़ के चली जाएगी तो हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, तो हम ब्रांड को रीस्ट्रक्चर करते हैं। द मोस्ट विजिबल पार्ट बीइंग अ न्यू लोगो, यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल group companies. It has well diversified business, cyclic property owning 3000 acres in Mumbai, Vikhroli along Ahmedabad, Pune and Kalyan, stable fast moving consumer goods, rural agrovet stores and urban organized retail store, nature basket, domestic appliance and furniture. The group sells fatty acids to tire manufacturers, annual feed to 1 lakh farmers and premium wine in Mumbai and Delhi. Its customer range from 5-year-olds nutrient aging man, hair is dye, to housewives, soaps and locks. IT companies renting sprawling spaces to government of India like rockets of Chandrayaan, and to 50,000 barbers Godrej dye. But it abstains in new age. Sunrise industry like healthcare and information technology. ठीक है, उसने सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे उसने गलती कर दी कि नई एज वालों के लिए कुछ प्रोडक्ट फिलहाल नहीं बनाए उन्होंने। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप गोदरेज? आपका मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, वीकनेस क्या है, नई वाली एज के लिए कुछ कर नहीं रहे ना आप। व्हाट इज द ग्रुप गोदरेज परसेप्शन विद रिगार्डिंग टू इनोवेशन एंड कंज्यूमर नाउ? अब वो नया क्या करना सोच रहे हैं, एंड कंज्यूमर नाउ अभी कौन है, और ग्लोबल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो आधा और पढ़ लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड GCPL हैड अडॉप्टेड 3x3 स्ट्रेटजी, स्टिकिंग टू इमर्जिंग मार्केट इन 3 रीजन, जैसे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो वो ये हो गया ग्लोबल होने का तरीका। एज देयर कल्चर, टेस्ट एंड इवन स्किन कलर आर क्विट सिमिलर टू इंडियन, एंड इन 3 कैटेगरीज, पर्सनल केयर, हेयर केयर एंड insecticides. Since 2005, GCPL has made 7 acquisitions, including its biggest acquisition of the Indonesia Mega Sari Group of 1200 crore in 2010. Acquisition overseas ad status and pedigree to brand owners in the domestic market, sees and exploit. Prashant Goenka, there is Imami question, when India companies such as Dabur, Godrej and Marico can make it big in the international markets, why can't Imami? Anil Chugh, the Wipro says, by having a presence in the multiple market, our risk assessment is neutralized, कि हम बहुत सारे सेक्टर में फिर भी हमारा रिस्क जो है वो कम है। तो Marico Harish opines the global play has helped Marico expand its footprint. मैरिको को ग्लोबल एक्सपेंशन की वजह से हेल्प मिलेगी। ओके, उसके बाद तो क्या कह रहे हैं, रिसेंटली गोदरेज टॉप hunches
toured the hinterlands and indicator of the renewed focus on the consumer to reach out the new customer, especially in a rural India. It has gone for destructive innovation. The group has been only 18%. It found out the people do not need 180-liter fridge due to space and cost constraints. It come out with the छोटू कूल स्क्वायर 4 लीटर मिनी फ्रिज. उसने कहा कि जब बड़ा फ्रिज है, कॉस्ट ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, तो लोगों के लिए छोटा फ्रिज बनाओ जो कम स्पेस लेगा, लागत भी कम आएगी. प्राइस जस्ट 3,250. Another example of the destructive innovation is the launch of U&US, a by appointment design studio where customer go design their furniture as customer see furniture as an extension of their personality. आप अपनी ये कहिए स्ट्रेंथ का फायदा उठा रहे हैं कि जैसे फर्नीचर आपको चाहिए जनरेशन के हिसाब से हम वैसे आपको बना के दे देंगे, आप ऑर्डर दे दो. ठीक, ओके. स्ट्रेंथ क्या है सर, आइए देखते हैं. ग्रुप इन ऑल वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस, कि हमारा हर एरिया में ही माल पानी बैठा हुआ है, हर जगह है. 113 ईयर ओल्ड ब्रांड्स, बहुत पुरानी ब्रांड है. इंजॉय ट्रस्ट एंड गुडविल, लोग जो है ब्रांड वैल्यू बहुत मानते हैं, कहते हैं कितने सालों का ब्रांड है, धोखा नहीं देगा. 3000 एकर्स ऑफ ऑन लैंड, खुद की जमीन है. ग्रोइंग इंटरनेशनली, आप अपना एक्सपेंशन कर रहे हो. ठीक है. वीकनेस क्या है, गोल इज मैनेज बाय मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, अनलाइक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, की जो भी काम है सब अपने फैमिली मेंबर से करवा रहे हो. आपको प्रोफेशनल हायर करने चाहिए, आप वो नहीं कर रहे. दूसरा, गोदरेज हैज मेड सम एग्रेसिव एक्विजिशन इन रिसेंट टाइम्स, कि आपने बहुत ही जल्दबाजी में कुछ एक्विजिशन कर लिए, थोड़ा सा और एनालिटिकस आपको करना चाहिए था. लैक्स एंड सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन न्यू एज, आज की जनरेशन के लिए आपका काम कम है, इसलिए इसको एक्सपेंड कीजिए. उसके बाद है व्हाट इज द ग्रुप गोदरेज परसेप्शन विद रिगार्डिंग टू इनोवेशन कंज्यूमर नाउ. वो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि रिटर्न्स थ्रू हायर मार्जिन और लोअर कॉस्ट, और हायर मार्जिन के साथ वो लार्ज स्केल जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फर्म के पास सरप्लस है रिसोर्सेज का, कैपेबिलिटी का, तो वो होम में डिप्लॉय द अब्रोड फॉर एक्सपेंशन. ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ द ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्टिंग स्टेट जो इंपोर्ट कर सकते हैं वो भारत से सस्ता माल उठा रहे हैं. Firm facing stiff domestic competition often decide to go international in search of a new market. International pressure dilutes local risk. Deployment in institutions to support and facilitate the international business. ठीक है सर. फिर क्वेश्चन है why do firms go global. तो इसका आंसर यहां पे दिया हुआ है, इसको ना यहां पे कट कर दो, यहां पे बहुत ज्यादा हो गया. कंपनी ग्लोबल क्यों होती है, तो इसमें वाई डू कंपनी वो ग्लोबल को आपने एक टॉपिक पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर के एंड में, जिसमें हमने पढ़ा था सस्ते लेबर मिल जाते हैं, सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता है, बैरियर खत्म हो जाता है, हम अपने एक्सपर्टाइज को इंप्रूव कर पाते हैं और चीपर सोर्स ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, और एंट्री बैरियर कम होने की वजह से हम अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ा पाते हैं, समय को बचा पाते हैं, लागत को बचा पाते हैं, टाइम को बचा पाते हैं और मैक्सिमम फायदा ले पाते हैं. इसलिए कंपनी वो ग्लोबल, ये आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो अगर क्वेश्चन आ गया तो. ठीक है, ओके. नाउ माय डियर फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए. इसमें इसने पूछा स्ट्रेंथ बतानी है, वीकनेस बतानी है, नेक्स्ट मूव बताना है और की सक्सेस फैक्टर बताने हैं एलसीडी टीवी इंडस्ट्री के. आइए सर देखते हैं. इसी के साथ सर क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म हो जाएगा. Sharp Corporation is a worldwide developer of innovative products and core technology that play a key role in the shaping in the future of the electronics. As a leader in the liquid crystal display LCD and digital technology, Sharp offer one of the broadest and most advanced lines of the consumer electronics, information products and electronic components. While also creating new network business, Sharp Corporation has traveled a long way from of an assembler of the television to leading TV manufacturer. In its early days as business enterprises, the company was making low quality and low price. ये गलती कर दी आपने, शुरुआत में आपने घटिया माल बनाया. TV and was thus overshadowed by the giants like Sony, Samsung and Matsushita. It was technology follower in the beginning and was using secondary technology. The brand image too was not very high. कि भैया आपकी गलती क्या हो गई, ना तो आपकी ब्रांड अच्छी थी ना तो आपकी क्वालिटी अच्छी थी, ये शुरू में आपने गलती की थी. अंडर द लीडर ऑफ द Makita went for the brand image makeover by using leadership of Makita went for a brand image makeover by using innovation. The new leader was concentrated on R&D and addition to enhance its market coverage. कि भैया आपने मार्केट कवरेज बढ़ाने के लिए R&D किया, फिर क्वालिटी इंप्रूव की, वो ठीक है, लेकिन शुरुआत में आपसे गलती हुई. इट्स इनोवेशन इज एलसीडी. वो क्या इनोवेशन लेके आए, एलसीडी लेके आए. तो एलसीडी के लिए इनका की सक्सेस फैक्टर कहां तक है, ये
ये इनका की सक्सेस फैक्टर है एलसीडी के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फीचरिंग एलसीडी मेड एट द रेप्यूटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इन जापान। शार्प इज नाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एलसीडी टीवी। द कंपनी हैज वेरी वेल सक्सीडेड एंड सस्टेनिंग इट्स सक्सेस इन अ मेजर क्रिटिकल फैक्टर। अब जाके आप सक्सेसफुल हो पाए हो, आपका बिजनेस ग्रो कर पाए। Its focus on innovation. Unfortunately, the global economic downturns has hit Sharp worse than the most American companies. The industry as a whole and Sharp in particular realize the fact that only innovation in terms of quality, cost and competitive strength is the main survival factor. तो ये भी आपके की सक्सेस फैक्टर है सर, कि उसने का की सक्सेस फैक्टर में क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। At the same time, the industry is not unaware of the fact. और आपने सब कुछ तो किया लेकिन आप इस चीज से दूर रह गए। आपको क्वालिटी भी देनी थी, कॉस्ट भी कम रखनी थी और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बनानी थी। द एवर चार्जिंग कंपटीशन सिनेरियो विद द ग्लोबल कंपटीटर्स वेजिंग द डेथ ऑन शार्प एंड द एंट्री ऑफ द लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम एशिया हैव क्रिएटेड सम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर शार्प। ये आपकी वीकनेस हो रही है, आपके लिए एक तरीके से थ्रेट है ये। नीवर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ गई, सुपीरियर क्वालिटी आ गई, लेसर प्राइस में आ गई, मतलब अब तो आपका बेड़ा गर्क हो गया, नया जो कंपटीशन आपको मिल गया, क्योंकि आप पहले से तैयार नहीं थे और उन्होंने आपसे अच्छा बना के दे दिया विद इन अ लोड पीरियड। शार्प हैज टेकन फर्स्ट मूवर एडवांटेज बट इज फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द लीड इंट्रेंट्स। अच्छा था लेकिन आप डिले हो गए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, अब आप इसको की सक्सेस फैक्टर जो है यही बातें थी, ठीक है, आप देख सकते हो। तो सर इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है और हमने आज जो किया इसमें सर हमारा रिवीजन भी हो गया, ठीक है सर, और प्लस 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 रिवीजन के साथ साथ क्या हो गया सर, हमारे क्वेश्चन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हो गए, ठीक। अब एक होमवर्क है आपका, होमवर्क ये है कि एक बार अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए सर, और चैप्टर के रिवीजन के साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं सर इसके पास्ट ईयर के, जो भी मैंने क्वेश्चन बैंक में दिए वो भी आपको कर लेने हैं। इसके बाद इसमें एमसीक्यू भी है एट द एंड, वो भी आपको करना है। ये आपका होमवर्क है सर, ये हो जाना चाहिए। और ये चैप्टर सर आज जाके खत्म हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको लगता हो ये एफर्ट वैल्यूएबल है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अगर आप थैंक्स करके बोलेंगे सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट सर चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 को नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।